ऑपरेशन ब्लू स्टार, जनरल शाबेग सिंह, जिन्होंने चीन और पाकिस्तान से लड़ाई की और फिर भारत की सेना से लड़े। इसका हम थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या है मामला। ऑपरेशन ब्लू स्टार से कुछ समय पहले स्वर्ण मंदिर में जनरल सिंह भिंडरावाले के साथ अक्सर एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी और करीने से पगड़ी बांधने वाले शख्स को बैठे देखा जाता था। वो देखने में दुबले पतले जरूर थे, लेकिन उनका चेहरा बौद्धिक था, चेहरे पर तेज था। बाहर से वो एक ग्रंथी होने का आभास देते थे। ग्रंथी का मतलब है जो नॉलेजेबल हो, धार्मिक हो, लेकिन वास्तव में वो एक सिपाही थे। सिपाही ऐसे जिनका नाम पाकिस्तान और भारत सरकार के लोगों की जवान पे था। ये थे मेजर जनरल शाबेग सिंह, जिन्होंने भारतीय सैनिकों के खिलाफ स्वर्ण मंदिर में व्यूह रचना की थी। अब ये कैसे हुआ, कैसे बताते हैं इस कहानी को। जब 3 महीनों बाद भारतीय सेना स्वर्ण मंदिर में घुसी थी तो उन्होंने करीब 200 अनुयायियों के साथ उनका सामना किया था। जो भी इंडियन गवर्नमेंट थी उनके सोल्जर थे। शाबेग सिंह पढ़ने लिखने के इतने शौकीन थे कि उन्होंने 7 भाषाएं पंजाबी, फारसी, उर्दू, बांग्ला, गोरखाली, हिंदी और अंग्रेजी रवानगी से बोल लेते थे। काफ़ी अच्छे उनके कम्युनिकेशन स्किल हुआ करती थी। कैसी थी मेजर जनरल शाबेग सिंह की शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मैं कुछ ज़्यादा एक्साइट हो गया। मैंने सोचा कि इस चीज़ का वीडियो बनाते हैं उनकी शख्सियत का। तो मैंने यही सवाल रखा इस समय भिवाड़ी में रह रहे उनके छोटे बेटे प्रबल प्रताप सिंह के सामने। उनका बेटा है प्रबल प्रताप सिंह, तो उनसे लेखक की बातचीत चल रही है। तो लेखक की बातचीत को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रबल सिंह का जवाब था कि वो 5 फुट 8 इंच लंबे थे, बहुत अच्छे एथलीट थे। वो 18 वर्ष की आयु में ही 100 मीटर दौड़ में भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी की थी। इसके अलावा वो बहुत अच्छे घुड़सवार भी थे। वो एक अच्छे तैराक भी थे, लेकिन वो हमेशा से ही सेना में भर्ती होना चाहते थे, किसी और स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहते थे। अब अपने सैनिक करियर में उन्होंने भारत की तरफ से हर लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो दूसरा विश्व युद्ध 1947 में पाकिस्तान का हमला हो, या फिर 1962 की भारत चीन लड़ाई, या फिर 1965 और 71 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो। एक्चुअल में भारत ने 4 युद्ध झेले हैं, 5 युद्ध। इसकी वजह से भारत की कमर टूट गई और चाइना आगे निकल गया। केवल चाइना का यही था कि इस क्षेत्र में वो भारत को डिस्टर्ब करके आगे निकले, और ऐसा ही हुआ। प्रबल प्रताप सिंह बताते हैं कि 1942 में उनको किंग्स कमीशन मिला था। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ सिंगापुर और मलाया को आज़ाद करवाया था। वर्ष 1948 में वो कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, जहां वो ब्रिगेडियर उस्मान के स्टाफ ऑफिसर थे। अब उस्मान लड़ाई में मारे गए थे, तो जिस जगह पर उस्मान जी मारे गए थे उनसे वो केवल और केवल 20 गज की दूरी पर ही थे। प्रबल प्रताप सिंह उनके बेटे हैं। वो बताते हैं कि 1962 की लड़ाई में वो तेजपुर में थे। जो घायल भारतीय सैनिक थे उन्हें वो एक मजदूर की तरह अपने कंधे पर उठाकर तेजपुर अस्पताल तक लाई थी। 1965 में जो लड़ाई हुई थी वो हाजी पीर के मोर्चे पर थी। तो वो अकेले अफसर थे जिन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल से सीधे ब्रिगेडियर के तौर पर प्रमोट किया गया था। वर्ष 1969 में वो नागालैंड पोस्टिंग पर चले गए थे। जब बांग्लादेश का संघर्ष शुरू हुआ तो उन्होंने वहीं से उन्हीं को बुलाया गया, उस जगह से जहां पर वो संघर्ष में थे। अब बात करते हैं कि शाबेग से बने बेग। उनका नाम चेंज किया गया था। क्यों किया गया था? 1971 की बात है, जब वो बांग्लादेश का संघर्ष हुआ तो भारतीय सेना के प्रमुख सैम मानेकशॉ, आप जानते होंगे, नेपाल से थे, गोरखा रेजिमेंट के, ठीक है, और दमदार, ठीक है, एक शेर की तरह दहाड़ने वाला बंदा था। उन्हें दिल्ली तलब किया गया। उन्हें मुक्ति वाहिनी को खड़ा करने और प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये एक गुप्त मिशन था, क्योंकि भारत दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो मुक्त वाहिनी को प्रशिक्षण दे रहा है। आधिकारिक रूप से भारत ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि उसने मुक्त वाहिनी को प्रशिक्षण किया है।
प्रशिक्षित किया है। पूर्व कमान के प्रमुख जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का मानना था कि मुक्त वाहिनी की प्रशिक्षण में शाहबेग सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस जमाने में वो परंपरावादी सिख नहीं हुआ करते थे। जब काम का तकाजा हुआ तो उन्होंने अपने बाल तक कटा दिए थे। काम का मतलब जिस काम में वो रहते थे। शाहबेग सिंह के बेटे प्रबल प्रताप सिंह बताते हैं कि जब मेरे पिता मुक्त वाहिनी को ट्रेन कर रहे थे तो हमें पता नहीं था कि वो कहाँ रह रहे हैं। जब हमने उनसे फ़ोन पर पूछा कि आप पता तो बता दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि मिस्टर बेग, हबीब टेलरिंग हाउस, अगरतला। जब वो बहुत दिनों तक घर नहीं आए तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, मेरे बड़े भाई ने कहा कि तू छुट्टी लेकर जाकर देख, पता कर तेरे पिता कहाँ पर हैं। वो चिट्ठियों का जवाब तक नहीं देते थे। जब मेरे भाई वहाँ गए तो उन्होंने देखा और उनसे कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन चला रहा हूँ और अब ब्रिगेडियर शाहबेग नहीं हूँ, अब मेरा नाम है बेग, केवल बेग। ब्रिगेडियर शाहबेग सिंह को डेल्टा सेक्टर में मध्य और पूर्वी बांग्लादेश के इलाके में मुक्त वाहिनी के प्रशिक्षण का इंचार्ज बनाया गया था। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को छोड़कर आए कई लोगों जैसे मेजर जिया उर रहमान और मोहम्मद मुश्ताक को ट्रेन किया, जो बांग्लादेश में राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष बने। शाहबेग के प्रयासों से जनवरी से अक्टूबर 1971 तक बांग्लादेश में छापामार आंदोलन इस हद तक बढ़ा कि जब लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तानी सेना के विरोध में सेना जांबाज तरीके से लड़े और पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। उनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी लड़ने की। प्रबल प्रताप सिंह बताते हैं कि मेरे पिता ने मुक्ति वाहिनी को हथियार चलाना सिखाया, छापामार युद्ध की रणनीति समझाई। चटगांव बंदरगाह में उन्होंने एक समय में 5 छोटे पोत उड़ा दिए थे। मुक्त वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के अफसरों पर घात लगाकर हमला शुरू कर दिया। वो उनके सैनिक काफिलों पर ऐसा हमला करने लगे कि पुल उड़ाने लगे कि उनकी नींद उड़ गई। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तानी सेना तक राशन न पहुंच पाए, इसलिए इस टाइप का ऑपरेशन चलाया गया था। इस सब के लिए ब्रिगेडियर शाहबेग सिंह ने उन्हें ट्रेन किया था। बांग्लादेश युद्ध में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने ब्रिगेडियर शाहबेग सिंह को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भी किया था, लेकिन इससे पहले उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका था। प्रबल प्रताप सिंह बताते हैं कि जब वो पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए अपने पिता के साथ राष्ट्रपति भवन गए तो उस समय राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। अशोका हॉल में अलंकरण समारोह के बाद उन्होंने पार्टी दी थी। हम लोग खड़े हुए थे, तभी सैम मानेकशॉ की आवाज़ गूंजी, ओए शाहबेग, तेरी सिंगनी कित्थे है। ये थे सैम मानेकशॉ के आवाज़ गूंज। जब लोग मेरे पिता की तरफ देखने लगे तो मेरे पिता ने कहा, सर जी, मैं अभी उन्हें लेके आता हूँ। फिर सैम मेरी माँ से मिले, मैंने भी उनसे हाथ मिलाया था। उन्होंने एक गोरखा जवान की पत्नी से भी नेपाली में बात की थी। वो इतने अच्छे इंसान थे कि हर एक से घुलते मिलते और आसानी से उनके साथ जैसे उन जैसा व्यवहार करने लगते थे। अब बात करते हैं, राव फरमान अली ने रखा था 10 लाख रुपए का इनाम मेरे बापूजी पर। अगले वीडियो में डिस्कस। 1971 के युद्ध के बाद शाहबेग सिंह को जबलपुर में पाकिस्तानी सैनिकों के युद्धबंदी कैंप का इंचार्ज बनाया गया। उसी कैंप में जनरल न्याजी और पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया था। एक बार जब शाहबेग सिंह युद्धबंदी कैंप जा रहे थे तो उनके बेटे प्रबल प्रताप सिंह ने उनके साथ वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की। प्रबल प्रताप सिंह बताते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। इतने में मेजर जनरल राव फरमान अली कमरे के अंदर से बाहर आए। आते ही उन्होंने मेरे पिता की तरफ देखा, गौर से देखा। न्याजी ने हंसकर कहा, इस बैरूपियों को नहीं पहचाना? फरमान अली बोले, नहीं, लेकिन लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा हुआ है। मेरे पिताजी ने अपनी पगड़ी उतार दी,
फरमान अली ने कहा कि यू आर मिस्टर बेग। मेरे पिताजी ने अब अपनी पगड़ी पहनकर कहा कि आई एम जनरल शाबेग सिंह। उन्होंने कहा कि फिर मैंने फरमान अली से पूछा कि आपने इनसे इस लहजे में क्यों बात की। उन्होंने कहा कि यू नो योर फादर वाज वांटेड डेड और अलाइव फॉर 10 लाख रुपीज। प्रबल प्रताप सिंह आगे कहते हैं कि मैंने इनके ऊपर इनाम रखा था, जो पाकिस्तानी लोग थे, जो इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब नियाजी ट्रेन से पाकिस्तान वापस जा रहे थे तो उन्हें अपने पिता के साथ स्टेशन छोड़ने गया था। मैंने उन्हें एक मिठाई का डिब्बा और KL सहगल के 6 रिकॉर्ड पैक कर दिए थे। ही वाज वेरी टच्ड। उनसे दोस्ती सी हो गई थी। जनरल शाबेग सिंह नौकरी से बर्खास्त हो गए। क्या कारण था? इसके बाद उनकी उत्तर प्रदेश में बरेली में तैनाती हो गई। बरेली का इलाका काफ़ी बड़ा था। अंदर 2-3 ट्रेनिंग सेंटर आते हैं। वहाँ एक ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताएं या फिर करप्शन के कुछ सुराग मिले। जनरल शाबेग सिंह ने इसकी तरफ बिल्कुल तय तक जाने की कोशिश की, इसे ढूंढने की कोशिश की कौन जिम्मेदार है। इसी कोशिश में जो सेना के आला अधिकारी थे उन्हें ये बात समझ में नहीं आई और पसंद नहीं आई और उन्होंने इनके ऊपर ही उल्टा आरोप लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि जनरल शाबेग सिंह की रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले उन्हें बिना किसी मुकदमे या कोर्ट मार्शल के नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उनकी पेंशन भी रोक दी गई। उन पर भ्रष्टाचार के तौर पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। ये भी आरोप लगा कि जबलपुर से स्थानांतरित होने पर उन्होंने भेंट में एक सिल्वर साल्वर स्वीकार की थी। उसका मूल्य 2500 रुपये था। उन पर अपना मकान बनवाने में और अपनी आय के स्रोत से कहीं अधिक धन लगाने का आरोप लगाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर किताब अमृतसर मिसेज गांधीज लास्ट बैटल लिखने वाले सतीश जैकब बताते हैं, सरकार की इस कदम ने जनरल शाबेग सिंह को बहुत कट और सरकार विरोधी बना दिया था। उन्होंने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती भी दी थी। अदालत ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोप गलत पाए और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद सरकार के प्रति उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। तभी उन्होंने अपने मन की शांति के लिए धर्म का सहारा लिया और तभी वो जनरल भिंडरावाले से मिले और उनके प्रभाव में आ गए। ये थी कहानी पुरानी। अब इससे आगे कनेक्ट करते हैं ब्लू स्टार के साथ। जब जनरल शाबेग ने सतीश जैकब को डांटा तो भिंडरावाले को बहुत पहले से जानता था, क्योंकि मैं सतीश जैकब ने कहा कि उनका इंटरव्यू भिंडरावाले का इंटरव्यू में कई बार कर चुका था। भिंडरावाले अक्सर ज़मीन पर बैठा करते थे। उनके पीछे गांव एक तकिया लगा हुआ करता था। वे कहते थे कि एक दिन मैं उनके पास बैठा हुआ था कि एक जगह पड़े मैं थक गया था, थोड़ा सा पैर वहाँ उनसे टच हो गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि जनरल भिंडरावाले नाराज़ हो जाएंगे। इस बात को उन्होंने सुन लिया तो जनरल भिंडरावाले हंसने लगे। इसका मतलब ये था कि वो हमसे नाराज़ नहीं हुए थे। अब बात करते हैं ब्लू स्टार के दिन की, उस टाइम की कैसे स्टार्ट हुआ। स्वर्ण मंदिर में व्यू रचना, मतलब जिस तरीके से क्या प्लानिंग होगी। भिंडरावाले के कहने पर जनरल शाबेग स्वर्ण मंदिर में जाकर रहने लगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जनरल शाबेग भारतीय सेना में थे। अब वो भारतीय सेना के विरोध में आ गए थे क्योंकि उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे। उनके मन में गड़बड़ हो गई थी, मन बिचल गया और वो भिंडरावाले के साथ हो लिए। जनरल भिंडरावाले ने उन्हें स्वर्ण मंदिर के रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। 3 महीनों से अधिक समय तक वहां रहकर उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे भारतीय सैनिकों का स्वर्ण मंदिर में घुसना काफ़ी मुश्किल हो जाए। जनरल भिंडरावाले के लिए स्वर्ण मंदिर उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि भारतीय सेना ने जिंदा मुर्दा पकड़े जाने पर जनरल भिंडरावाले को जान से मारने की धमकी दी थी।
प्रबल प्रताप सिंह कहते हैं कि लोग कहते हैं कि शाबेग सिंह गुरिल्ला टैक्टिक्स के ही हो ची मिन्ह हैं। मतलब हो ची मिन्ह एक वियतनाम के नेता हैं जिनके पास इस टाइप की टेक्निक थी लड़ने की। उन्होंने तोपखाने और मैन हॉल के नीचे अपने लड़ाकों को तैनात कर भारतीय सैनिकों के पैर को निशाना बनाने के लिए कहा था और माना जाता है कि 200-250 सैनिक भारतीय सैनिक घायल हो गए थे इसमें। उनकी जान नहीं गई पर वो घायल हो गए। ज़्यादातर भारतीय सैनिकों की पैरों में लगी, उनको पता ही नहीं था कि ये गोलियां कहाँ से आ रही हैं। सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो भेजे। सफ़ेद संगमरमर के बैकग्राउंड पर काले कपड़े पहनाकर भेजे थे। अंधेरे में वो तुरंत सिख अलगाववादियों की गोलियों का निशाना बन गए और धराशायी हो गए। तो काफ़ी टाइम लगा था भारतीय सेना को समझने में कि आखिर हो क्या रहा है, उनकी हार कैसे हो रही है। उन्हें मालूम नहीं था कि उनसे तेज तर्रार व्यक्ति वहाँ पर उन व्यक्तियों की सपोर्ट कर रहा है। बाद में भारत के सेना अध्यक्ष बने जनरल वी.के. सिंह ने अपनी आत्मकथा करेज एंड कन्विक्शन में लिखा कि मेजर जनरल शाबेग सिंह की देखरेख में स्वर्ण मंदिर की रक्षा की योजना तैयार की गई थी। सभी हथियारों को जमीन से कुछ ही इंच पर की दूरी पर लगाया गया था। इसका मतलब ये हुआ न सिर्फ आक्रामक बलों की पैर उखड़ गए थे बल्कि उनकी रैंक कर आगे बढ़ने का भी विकल्प खत्म हो गया था। हमले से पहले जनरल बरार ने सादे कपड़े में स्वर्ण मंदिर के अंदर जाकर हालत का जायजा भी लिया, दूरबीन से सारा नज़ारा भी देखा और शाबेग ने उन्हें पहचान भी लिया, लेकिन कोई हरकत नहीं की। बाद में वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस के 4 जून 2014 के अंक में द ऑडिसिटी ऑफ इनकम्पेटेंस शीर्षक में लिखे लेख में कहा है कि भारतीय जनरलों ने इस बात की अनदेखी कर दी कि उनका मुकाबला अनाड़ियों से नहीं है बल्कि ऐसे लोगों से है जिनका नेतृत्व उन जैसा ही सख्त शख्स कर रहा है और वो शख्स अगर उनसे बेहतर नहीं है तो उनके बराबर जरूर कम नहीं है। वो उन सब के साथ काम कर चुका है और उनसे बांग्लादेश की लड़ाई के समय मुक्त भाईने की योद्धाओं को ट्रेनिंग का काम कर चुका है। शेखर गुप्ता कहते हैं कि स्वर्ण मंदिर की रक्षा में किसी बहुत बड़ी रणनीति या पुराने ज़माने की छापामार लड़ाई का सहारा नहीं लिया गया था बल्कि वो किसी भवन का बटालियन स्तर के सैनिकों द्वारा किया गया सुनियोजित रक्षण था। उन्होंने एक फुटबॉल के मैदान के आधे के बराबर क्षेत्र को पूरी तरीके से कवर किया हुआ था जहां से भारतीय सैनिकों को अपने आप को खुले में दिखते हुए आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल था। ये उनकी नज़र में पहले से तय किया गया किलिंग ग्राउंड था जिसे सेना की भाषा में ह्यूया कह सकते हैं, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज कहा जाता है। अब शाबेग को ये गलतफहमी नहीं थी कि उनकी जीत होगी या नहीं होगी। वो जितना संभव हो भारतीय सैनिकों को हताहत करना चाहते थे ताकि वो अपरिहार्य को कुछ देर के लिए टाल सकें और सुबह होने तक वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए कि सैनिक कार्रवाई रोक देनी पड़े। अगर भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में टैंक नहीं भेजे होते तो वो अपने उद्देश्य को बहुत हद तक सफल कर लेते। हुआ क्या, जनरल कुलदीप सिंह बरार अपनी किताब में लिखते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं कि हमें जनरल शाबेग सिंह का शव तहखाने में मिला था। मरने के बाद भी उन्होंने अपने हाथ में कार्बाइन पकड़ी हुई थी और उनका वॉकी टॉकी उनके शव के पास था। ये थी कहानी जनरल शाबेग सिंह की, ब्लू स्टार तक की कहानी। जय हिंद, जय भारत।